नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपकी निवेश से जुड़ी हुई खबर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज गोल्ड पे और उसके बाद से जो एआई को लेकर जो बातें हो रही हैं कि एआई बबल है क्या, वॉरेन बफेट साहब जो उसमें खरीदारी किए हैं उसके बाद से क्या सिचुएशन बदला है क्या, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। तो सबसे पहले गोल्ड को लेकर हम लोग बात करते हैं। देखिए, गोल्ड जो है इस समय 2025 में अगर आप देखें 2025 में, तो उसका जो रिटर्न आया है वो 61% आया है। अगर 2024 में देखें तो वो 26% था और 2023 में जो था वो 15% था। तो ये जो परसेंटेज होता है, इससे क्या होता है कि आप इस खबर के बाद से आप भी आकलन लगा सकते हैं कि गोल्ड पे क्या रह सकता है, कि गोल्ड पे जो है बहुत ज़बरदस्त बुलिश होगा या गोल्ड जो है साइडवेज चलेगा या फिर उसमें से जो है बिकवाली हो सकती है। इन तमाम पॉइंट्स आप निकाल सकते हैं। जो 61% है तो उस पर 61 पॉइंट उसको मानिएगा। 24 का जो 2 साल से कंपेयर करेंगे, 24 का जो है वो 26% का रिटर्न था, तो उसको 26 पॉइंट्स मांगिएगा। और वो पॉइंट्स किस तरीके से दिए जाते हैं, किस चीज़ पर आधारित होता है, वो चीज़ आपसे बातचीत होगी। तो पहला जो सबसे पहला होता है कि रिस्क और अनिश्चितता, ये जब रहता है तो ये सबसे बड़ा मार्केट होता है गोल्ड के लिए। और सिल्वर की कहानी अलग है, सिल्वर में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाला मामला है। तो इसको हम लोग कहते हैं जीपीआर रिस्क, जियो पॉलिटिकल रिस्क। और ये देखा गया कि 2025 में 2025 में जीपीआर रिस्क जो पॉइंट्स में है वो 8 पॉइंट मिला, बहुत हाई था। ये आप देखें तो चूंकि युद्ध था, चुनाव था, ट्रेड था, टेररिस्ट थी, बहुत सारी चीज़ें, ऐसा फैक्टर होता है। तो ऐसे में लोग सेफ हेवन की तरफ चले जाते हैं और गोल्ड जो है वो बिल्कुल सुरक्षित माना जाता है। तो इसमें जो जीपीआर रिस्क था जियो पॉलिटिक्स के कारण, वो 25 में 8 पॉइंट मिला। 2024 में ये 3 पे था, के कारण जो है ये गोल्ड में जो तेज़ी आई है इस बार, उसमें ये एक बड़ा पॉइंट था जीपीआर रिस्क। और जो अन्य जोखिम भी होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है कहीं पे, जो है फाइनेंशियल मार्केट पे स्ट्रेस देखा जा रहा है, ग्लोबल बैंकिंग में प्रॉब्लम देखा जा रहा है, और ये पूरी दुनिया का देखा जाता है। ऐसा इसमें अमेरिका का ज़्यादा असर रहता है, चाइना का ज़्यादा असर रहता है, लेकिन साथ साथ पूरी दुनिया का भी जो है उसमें इम्पैक्ट देखा जाता है। तो वो जो अन्य जोखिम जो थे, रिस्क 2025 में 4 पे था और 2024 पे 2 पे और 2023 पे भी 2 पे था। तो इस तरीके से जो रिस्क था, रिस्क का जो फैक्टर रहा इस बार के उछाल में, जो 61% में, उसमें 12 पॉइंट जो है वो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन और तमाम जो रिस्क वाला जो फैक्टर था उसके कारण मिला जो है। और 2024 में वो 5 के आसपास था। अब दूसरा हो जाता है कि डॉलर और ब्याज दर का इम्पैक्ट, डॉलर का कमज़ोर होना और तमाम चीज़, कि डॉलर किस तरीके से अपने आप को बिहेव कर रहा है और कितना उतार चढ़ाव हो रहा है। डॉलर के साथ साथ जो बाकी करेंसी है, जैसे जापान का येन हो गया, जो है युआन हो गया, इन तमाम करेंसी पे भी डिपेंड करता है, तो उसके हिसाब से दिया जाता है। और करेंसी का रिस्क जिस तरीके से बढ़ता है, निवेश जो है सोने की तरफ चला जाता है, गोल्ड की तरफ निवेश जाने लगता है। तो ये देखा गया कि 2025 में ये जो था डॉलर और जो रिस्क जो था वो 8 का था और 24 में 5 का था और 23 में 2 का था। अब एक आता है कि इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड यील्ड्स, किस तरीके से इंटरेस्ट रेट कट किया जा रहा है या नहीं कट किया जा रहा है, भी उसका भी इम्पैक्ट देखा जाता है गोल्ड केस में। तो वो 2025 में 2 पे था और 24 और 23 में भी 2 पे था, यानी ये इस मामले में स्थिर रहा। तो ये ब्याज दर में जो कटौती वगैरह है, इसमें बहुत ज़्यादा असर गोल्ड के जो रिटर्न में इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अब आता है कि मोमेंटम, कि जो प्राइस ट्रेंड होता है और इन्वेस्टमेंट का जो सेंटिमेंट्स होता है, वो जब ये फैक्टर सब होने लगते हैं तो गोल्ड में क्या होता है कि तेज़ी आने लगती है, तो फिर एक मोमेंटम आ जाता है। और उस मोमेंटम में 2025 में 9 रहा जो है, और 24 में 3 था और 23 में 2 था। तो ये इसमें क्या होता है कि ऊपर जाता है भाव, ईटीएफ की खरीदारी तेज़ होने लगती है, हेज फंड की पोजिशनिंग होने लगती है, और रिटेल डिमांड के कारण जो है ये ट्रेंड जो है बढ़ जाता है और मोमेंटम आ जाता है। तो ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट था इकोनॉमिक एक्सपेंशन, कि आर्थिक विस्तार और ग्रोथ का आउटलुक किस तरीके है पूरी दुनिया का, और खासकर अमेरिका उसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इसमें 2025 में 10 था, मतलब ये अगर गड़बड़ाएगा तो यहाँ पॉइंट बढ़ेगा। इसके मजबूत होने से कुछ नहीं होगा, इकोनॉमिक सिचुएशन अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो लोग गोल्ड की तरफ भागेंगे। और 2024 में 5 था और 23 में 3 था। तो आर्थिक परिदृश्य में जो है ग्रोथ का जो मिक्स हो जाना या रिस्क बढ़ जाना,
दूसरा जो है इन्फ्लेशन का जो है काफ़ी तेज़ हो जाना, जो है सेंट्रल बैंक की जो है धीमी मॉनेटरी जो पॉलिसी है वो धीमी हो जानी, तो ये सब सोना को मजबूत करता है। इकोनॉमिक एक्सपेंशन में जो है आप 2025 में देखें तो जो है 10 दिया गया, तो इसका मतलब कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन वाली जो बात थी, इकोनॉमिक ग्रोथ वाली जो बात थी, उससे काफ़ी डर का माहौल रहा। जो अमेरिका में डर का लग रहा था कि रिसेशन आ जाएगा और तमाम बातें आ जाएंगी, जिसके कारण 10 का 10 पॉइंट उसको चला गया। तो ये एक बड़ा फैक्टर हो गया जो है, जो इनस्टेबिलिटी जो बात हो रही है उसके कारण गोल्ड में तेज़ी आई। तो आप एक देखें, एक तो रिस्क पे रहा जो है, ग्लोबल रिस्क पे, और जो है उस पे आ गया आपको 12 के आसपास, और डॉलर और इस पे आ गया 10 के आसपास, और मोमेंटम 9 था, और ये जो है इकोनॉमिक एक्सपेंशन के कारण जो है 10 का इस पे वेटेज आया। और इन सबको अगर हम जोड़ देते हैं, इन कारकों को जितना जोड़ते हैं तो 2025 में 41 हो जाता है, मतलब 41% समझिए आप, और 24 में 20 और 23 में 12। तो ये सब चीज़ें जो होती है कि सोना में जो है कई सारे मल्टी फैक्टर सपोर्ट होते हैं, और उसके कारण जो है सोना की कीमत ऊपर भागती है या नीचे गिरती है। और हर दिशा में अगर आपको रिस्क दिखने लगे, करेंसी में कमजोरी दिखने लगे, मोमेंटम आ जाए, इकॉनमी में जो है उस तरीके से जो मजबूती ना दिखे, तो ये सब मिलकर गोल्ड को जो है मजबूत बुल रन दे देता है। अब अदर फैक्टर्स जो हैं उसमें से है कि सेंट्रल बैंक की बाइंग जो चल रही थी, और इसमें जो है मार्केट की लिक्विडिटी और सीजनल डिमांड, जैसे कि इंडिया और चाइना की तरफ से बहुत ज़बरदस्त डिमांड आने लगा गोल्ड को लेकर, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा। और कमोडिटी का जो साइकिल जो मूव करता रहता है वो चीज़ें हो गई, और इन सब को मिलाकर जो है और मिनिमम सप्लाई हो रहा था, जो जिस तरीके से हम देख रहे थे कि माइन से जो है लगभग 3400 मेट्रिक टन जो है वो निकलता है, और डिमांड जो आ गया था बढ़ते हुए जो आ गया था लगभग 4500-4600 मेट्रिक टन के आसपास आ गया था। तो वो जो डिमांड के कारण उसमें भी रेट में तेज़ी आई, और इसके कारण 2025 में जो है 20 पॉइंट्स दिए गए, और 2024 में 6 और 2023 में 3। तो ये कुल मिलाकर, तो इन सबों से कुल मिलाकर ये हो गया कि गोल्ड का रिटर्न जो है 2025 में 61 हो गया, 24 में 26 और 23 में 15% हो गया। अब जो जियो पॉलिटिकल हो गया, करेंसी वोलेटाइल हो गया, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो गया, हाइयर सेंट्रल बैंक बाइंग हो गई, इकोनॉमिक अनसर्टन जो है वो अनिश्चितता हो गई, इन सब को मिलाकर गोल्ड का जो परसेंटेज रिटर्न जो होता है वो तय होता है। और ये रिपोर्ट गोल्ड काउंसिल की का एक पैराग्राफ था, मतलब एक ग्राफिक्स दिया हुआ था, उससे मैंने कैलकुलेट करके ये तमाम चीज़ आपके सामने पेश किया आपके हिसाब से। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि गोल्ड किस तरीके से बिहेव करेगा। देखिए, सिल्वर की कहानी अलग है। सिल्वर में क्या है कि इंडस्ट्री का डिमांड है और जो है वो अलग इशू है। गोल्ड का जो टोटल हो गया कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अगर थोड़ा सा धीमा पड़ने लगे, जो है बीच में काफ़ी तेज़ हो गया था, अगर वो धीमा पड़ने लगे तो गोल्ड की रफ्तार थोड़ी कम होगी। जो इस समय थोड़ा धीमा पड़ा हुआ है, तो गोल्ड में आप देख रहे हैं इस समय ठहराव सा आ गया है 1-2 महीने। दूसरा जो है डॉलर जो है कमज़ोर होना, ये कमज़ोर काफ़ी हो चुका है। 106 पे था, 106 पे था जनवरी में, और अभी 98 पे है, तो ये काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। अब यहाँ से और अगर कमज़ोर होगा, डॉलर इंडेक्स 98 से और नीचे गिरेगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा। अगर डॉलर इंडेक्स मजबूत होगा तो गोल्ड में ठहराव होगी या फिर कमी देखी जाएगी। बाकी ब्याज दर का कोई असर नहीं हुआ था, वो हम लोगों ने देख लिया था। और मोमेंटम, इन सब फैक्टर से क्या होता है कि मोमेंटम पकड़ता है। तो मोमेंटम जो है वो डिपेंड करता है जियोपॉलिटिकल एंड डॉलर के बिहेव पे, और बाकी जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन जो वाली जो बात थी उस पे। और इकोनॉमिक एक्सपेंशन में जो चीज़ें देखी जा रही है ये इस समय भी डोलरम है। ये सिचुएशन बदला नहीं है। अभी अमेरिका पे जो कोई ऐसा नहीं है कि जो है खतरा टल गया है या स्लो डाउन का खतरा उस पर जो है बिल्कुल नीचे गिर गया है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी बना हुआ है। तो इकोनॉमिक एक्सपेंशन जो है वो एज इट इज है। तो इन सबों को मिलाकर, चीज़ों को देखकर जो है, इसमें अगर थोड़ा सा भी ठहराव होगा तो गोल्ड के जो है राइज जो गोल्ड कर रहा है उस पर थोड़ा सा ठहराव होगा। तो अभी जो सिचुएशन जो दिख रहा है, जो गोल्ड पे जो कहा जा रहा है कि 1-2 महीने जो है वो कंसोलिडेट कर सकता है, साइडवेज रह सकता है, वो इन सब तमाम फैक्टर्स को देखने के बाद ही हो रहा है। बाकी हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिका की बात हो रही है, उसके बाद अपने शेयर बाजार में बात कर लेंगे कि अमेरिका में जो हो रहा है कि अमेरिका में रिसेशन या जो खतरा जो बताया जा रहा है वो 2 इशू से बताया जा रहा है। एक तो उसका बढ़ता हुआ कर्ज जिस पे सरकार अपनी जूझ रही है, दूसरा कि जो उसका शेयर बाज़ार है उसमें एआई बबल।
अब उस एआई बबल में एक बहस इसलिए छिड़ गया क्योंकि जो माइकल बरी है उसने जो है ज़बरदस्त शॉर्ट कर रखा है एआई में, जो है खासकर एनवीडिया में और प्लेंटियर में ज़बरदस्त शॉर्ट किया हुआ है। और इधर वॉरेन बफे साहब जो है वो अच्छा खासा जो है गूगल में खरीदारी किए हैं वो, और उसके टॉप 10 होल्डिंग में हो गया है वो। तो अब इसमें ये सवाल उठता है कि क्या एआई में अगर बबल है, चूँकि गूगल भी जो है वो उसमें उसका भी एआई में काम है, तो जो है वॉरेन बफे साहब क्यों खरीदारी करते? तो इसको लेकर देखिए, जो गूगल का जो हेल्दी रिपोर्ट है वो ठीक ठाक है, और जो माइकल बरी ने जो एनवीडिया पे जो शॉर्ट किया हुआ है, जिस पे ये कह रहा है कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बढ़ गया है और उस तरीके से चीज़ें नहीं आ रही है, तो उसको चल के देखते हैं कि किस तरीके से वो चीज़ है। देखिए एनवीडिया क्या है कि $5 ट्रिलियन की कंपनी हो गई है, और उसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 53% का है, बहुत हाई है, और उसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 64% का है। ये भी जो है एकदम दुर्लभ चीज़ है। और ये जो है मार्जिन और ये जो आपका जो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, ये मिलकर बना देता है कि अगर एनवीडिया को सिर्फ $483 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट हो तो वो 5 ट्रिलियन वाले अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन को जस्टिफाई कर देगा। तो यहाँ एनवीडिया जो है इस समय जिस तरीके से चीज़ें आ रही हैं उसके हिसाब से मजबूत दिख रहा है। लेकिन उसमें दूसरा सिचुएशन है कि अगर एनवीडिया का नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 25% गिर जाता है, वहाँ 25% हो जाता है 53% से गिरकर, और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 30% हो जाता है जो 64% है, तब एनवीडिया को जो है $1.1 ट्रिलियन जो है चाहिए होगा रेवेन्यू 5 ट्रिलियन को जस्टिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे सिचुएशन ग्रीम हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अभी उसका चल रहा है ऐसा अभी दिख नहीं रहा है। तो यहाँ जो है जो माइकल बरी साहब जो शॉर्ट किए हुए हैं उसमें एक, हालांकि उसने 2 साल का टाइम पीरियड रखा है, तो 2 साल में क्या होता है वो देखना होगा, लेकिन इस हिसाब से अभी एनवीडिया मजबूत है। प्लेंटियर जरूर कमज़ोर है क्योंकि उस बहुत ही हाई पी की कंपनी हो गई है और तमाम फैक्टर है उसमें। और अगर आप बाकी कंपनियों को देखें तो जो एप्पल, वो भी जो है वॉरेन बफे साहब के पोर्टफोलियो में है और अच्छा खासा है। हालांकि उसमें उसने बिकवाली भी की थी, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़बरदस्त शेयर उन्होंने रखा है। वो उनका जो है ग्रोथ सही है, मतलब जो रेवेन्यू है, जो मार्जिन है, और जो उसका $4 ट्रिलियन की जो कंपनी है उसको वो जस्टिफाई कर रहा है। तो एप्पल में कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। अब अमेज़न में जो है उसका मार्जिन लो है, तो उसके कारण जो है उसको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए, जो वहाँ दिख नहीं रहा है। तो अमेज़न में दिक्कत दिख रही है इसमें। टेस्ला में महा दिक्कत है, इसका जो मार्जिन जो है वो सिर्फ 5% का है, और इसको $2.15 ट्रिलियन चाहिए, जो है रेवेन्यू चाहिए अपनी कंपनी के मार्केट कैप को जस्टिफाई करने के लिए, जो कि इस समय थोड़ा मुश्किल दिख रहा है और इसको बहुत जगह से चैलेंज भी मिल रहा है। अब जैसे ओपन एआई है, तो ओपन एआई में क्या है कि वो $500 बिलियन की कंपनी हो गई है, और उसका जो रेवेन्यू है वो सिर्फ $13 बिलियन का है, तो बिल्कुल मामूली सा है। और जो एंथ्रोपिक है वो $350 बिलियन की कंपनी है, और उसका मार्केट जो रेवेन्यू जो है वो $7 बिलियन का है, ये भी बहुत कम है। और XAI जो एलन मस्क की जो कंपनी है उसका मार्केट कैप जो है $230 बिलियन का है, और उसका रेवेन्यू जो है सिर्फ $3 बिलियन का है। तो इस तरीके से अगर आप देख लें पूरे एआई वाले इसमें, तो इस समय एनवीडिया मजबूत दिख रहा है, जो है माइक्रोसॉफ्ट जो है वो ठीक दिख रहा है, और आपको जो है एप्पल ठीक दिख रहा है, और जिसमें जो गूगल में जो पैसे लगाए हैं वो ठीक दिख रहा है। तो यहाँ पे सिचुएशन जो है 50-50 का है। तो ये देखना है। तो ऐसे में अभी एआई में जो बबल वाली जो बात थी वो कोई बस्ट होता हुआ दिख नहीं रहा है, और अमेरिका के शेयर बाज़ार का इम्पैक्ट जो है बाकी दुनिया के शेयर बाज़ार में पड़ता है, और हमारे शेयर बाज़ार में भी पड़ेगा। जो है वो चीज़ें हैं। आज जो बाज़ार हमारा खुलेगा, चूँकि हमारा मार्केट जो बंद हुआ था वो 26,186 पे बंद हुआ था, तो आज क्या इम्पैक्ट पड़ता है, चूँकि फ्राइडे को जो है यूएस का मार्केट जो है ठीक ठाक पॉजिटिव रहा था, तो वो पॉजिटिविटी आज दिखती है या नहीं दिखती है। मार्केट का अगर हम सपोर्ट देखें तो वो 26,000 पे है, और उसके बाद जाकर दूसरा सपोर्ट जो है 25,900 पे है, और ऊपर का अगर हम रुख देखते हैं तो वो 26,300 जो है वो एक पहला लक्ष्य है। 26,300 फर्स्ट टारगेट है। अगर उसको अचीव करता है तो फिर रेजिस्टेंस दिखेगा 26,500 पे, और जो पीसीआर है वो 1.22 है, जो बुलिश दिख रहा है। अब देखते हैं मार्केट किस तरीके से रहता है। साथ में अमेरिका की एक टीम आई हुई है इंडिया, जो गुरुवार तक रहेगी, और ट्रेड डील को लेकर जो है बातें आगे बढ़ेगी। कोई फाइनलाइज नहीं होगा, ट्रेड डील को लेकर जो मामला अटका हुआ है उस पर जो है
वो आइस ब्रेक होगा और उस पर बातचीत का दौर शुरू होगा। तो वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रहेगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर आज की इतनी ही खबर है। और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए करें। कल आप लोगों ने अच्छा खासा लाइक किया तो उससे जो है देखिए चैनल को कई लोगों तक पहुंचा। तो इस तरीके से होता है कि जो मेहनत होता है, मेहनत को जस्टिफाई कीजिए। आपके एक लाइक से वो जस्टिफाई होता है। थैंक यू, फिर कल मिलते हैं।